ऑफ इलास्टिसिटी। ये हेडिंग है। नेक्स्ट हेडिंग है बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसमें लिखेंगे विद इन द इलास्टिक लिमिट, within the elastic limit comma the ratio of stress to the volumetric strain is known as bulk modulus of elasticity. फिर से बोले दे रहा हूं, उसमें बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या है? विद इन द इलास्टिक लिमिट द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज नोन एज बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। और इसको डिनोट करते हैं हम लोग कप्पा से। इट इज डिनोटेड बाय कप्पा। ये एक लैटिन वर्ड है के, कप्पा। ठीक है, तो कप्पा इज इक्वल टू कितना हो गया? के इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ठीक है, अब स्ट्रेस आप लोग जानते हो क्या होता है? स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया, और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हो गया चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। ठीक है, लेकिन यहाँ पर साइन क्या लगाएंगे? माइनस का। माइनस के इसलिए साइन लगाएंगे क्योंकि जब भी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होगा तो वॉल्यूम में क्या आएगा? डिक्रीज होगी, वॉल्यूम कम होगा, इसलिए साइन क्या लगा दे? माइनस का। तो यहाँ से कप्पा की वैल्यू आ जाएगी आपकी माइनस ऑफ एफ इंटू वी अपॉन ए इंटू डेल्टा। ये आपका आ जाएगा बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। सर यस बेटा। सर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इंक्रीज भी तो हो सकता है। वॉल्यूमेट्रिक जब इंक्रीज तो एक्सटर्नल लगा रहे हैं ना, बाहर से लगा रहे हैं, तो जब बाहर से लगाएंगे तो कोई भी चीज क्या होगी? उसको वॉल्यूम कम होगा, बढ़ेगा थोड़ा, उसको बाहर की ओर थोड़ा ना हम लोग फोर्स लगा खींच रहे हैं। यस सर। जब उसमें फोर्स अप्लाई करेंगे पर यूनिट एरिया में तो वॉल्यूम उसका कम होगा, इसीलिए यहाँ पे साइन क्या लगा दिया? माइनस का लगा दिया। ठीक है, के इक्वल टू माइनस ऑफ एफ बी अपॉन ए इंटू डेल्टा वी आ जाएगा। यह है आपका बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्लियर है? नोट हो गया सबका? यस सर। इसके बाद नेक्स्ट लिखेंगे शियर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। शियर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। नेक्स्ट है शियर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसमें लिखेंगे डिफिनीशन, इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ टेंजेंशियल स्ट्रेस टू द शियर स्ट्रेन। अब शियर स्ट्रेन मैंने तुमको बताया हुआ था, एंगल थीटा, उसको कहते हैं हम लोग शियर स्ट्रेन। तो यहां पर शियर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी में क्या लिखा है? इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ
टेंजेंशियल स्ट्रेस टू द शियर स्ट्रेन। ठीक है, इसको डिनोट करते हैं ईटा से, तो इट इज डिनोटेड बाय ईटा, इट इज डिनोटेड बाय ईटा। तो ईटा इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, ईटा इज इक्वल टू लिख देंगे टेंजेंशियल स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन। अब यहाँ पे स्ट्रेस फिर से आपका वही हो गया फोर्स अपॉन एरिया, और शियर स्ट्रेन क्या होता है, थीटा एंगल होता है, थीटा। ठीक है, और थीटा की वैल्यू मैंने पीछे तुम लोग को बताई थी, शियर स्ट्रेन की वैल्यू आपको बताई थी F/A अपॉन ये क्या होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ आया था, या X/L करके लिखवाया होगा कुछ आपको। सर ठीक है, चाहे क्या लिखवाया था बेटा, X/L। X/L लिखवाया था, तो इसकी जगह में आप X/L लिख सकते हैं। ठीक है, Sir, your voice and video are not audible. हाँ अमित। Yes, sir. आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. लेकिन सर अभी स्क्रीन विजुअल नहीं है। एक मिनट बेटा, एक मिनट। अब विजिबल है बेटा? यस सर। तो ये जहां डेल्टा एल लिखा था इसकी जगह मैंने एक्स लिखवाया था ना पीछे, तो इसकी जगह में एक्स लिख लो, तो ईटा इज इक्वल टू आ जाएगा FA अपॉन XL। तो यहां से ईटा की वैल्यू आप लिखोगे F इंटू एल अपॉन A इंटू एक्स। ठीक है, इसको हम लोग कहा करते हैं शियर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये ईटा की वैल्यू आ गई है। इसमें सब लोगों को एक चीज तो कंफर्म है कि इसमें V अपॉन डेल्टा V की कोई यूनिट होगी नहीं, F अपॉन A तो स्ट्रेस ही, तो केवल बल्क मॉडुलस की यूनिट निकालेंगे तो वही निकलेगी जो स्ट्रेस की होती है। उसी तरीके से यहाँ भी L और X दोनों मीटर में है, तो केवल स्ट्रेस की यूनिट यहाँ भी आएगी, वही आएगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी कि पास्कल। यहाँ भी वही पास्कल आएगी जैसे यंग्स मॉडुलस में, सबकी यूनिट सेम आ रही है। ठीक है, नोट हो गया? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। हाँ, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आगे चलें? यस सर। अच्छा, अब देखो, अब एक कर्व बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कर्व आपको ध्यान से देखना है। एक कर्व स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व तो नहीं बताया अभी अमित? नो सर, इसी को तो बताना है। बताना था इसी को, तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। नेक्स्ट हेडिंग डालो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। अब यहाँ पे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व मतलब ग्राफ बनाना है स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में इलास्टिक मटेरियल्स के केस में। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे स्ट्रेन लिख लेते हैं, यहाँ पे इस साइड ये आपका स्ट्रेस हो जाएगा, और इसका जो ग्राफ बनता है वो ग्राफ आपका इस तरीके से बनेगा। पहले ये स्ट्रेट लाइन बनेगी, फिर ऐसे करके ये आपका ग्राफ बन जाएगा। इसमें एक पॉइंट यहाँ पे O मान लेते हैं,
ये पॉइंट ए है यहाँ पर, ये पॉइंट बी है, यहाँ पे पॉइंट सी है, ये पॉइंट डी है, और ये पॉइंट लास्ट में आपका ई है। ठीक है, इस तरीके का ग्राफ बनेगा ये कुछ। ये ग्राफ बना लो, फिर मैं इसके आगे चीजें समझाता हूं तुमको इसमें क्या है। ये स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में ग्राफ है ये, फॉर डिफरेंट मटेरियल्स। बन गया बेटा? यस सर। यस सर। अच्छा, अब देखो इस स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व में देखो, सबसे पहले क्या है कि जब हम O से लेकर के A तक की बात करते हैं, ये एक रीजन है, अलग अलग रीजन में इस ग्राफ को हमने डिवाइड किया है। सब लोग ध्यान से समझना, ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में आएगा। ठीक है, थ्योरी आपको खुद लिखनी है। यहाँ पे जो चीज मैं यहाँ पे समझा दे रहा हूँ वो आपको बना बना के यहाँ पे लिखना है। अब यहाँ पे क्या है कि देखो O से लेकर के A तक एक स्ट्रेट लाइन बनी हुई है, बिल्कुल सीधे। ठीक है, और स्ट्रेट लाइन ग्राफ कब बनता है? जब कोई चीज एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, तब स्ट्रेस वो सॉरी वो जो लाइन बनती है वो स्ट्रेट लाइन बनती है, जो ग्राफ बनता है वो स्ट्रेट लाइन बनता है। तो O से A तक में देखो स्ट्रेस स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि हुक्स लॉ है। हुक्स लॉ में मैंने बताया था कि स्ट्रेस स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये हुक्स लॉ में आपको बताया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे O से A तक के रीजन में कोई बॉडी है वो इलास्टिक बिहेवियर शो कर रही है, लेकिन किस तरीके से शो कर रही है कि उस समय पर स्ट्रेस स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, O से लेकर के A तक में स्ट्रेस स्ट्रेन एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पर आप फर्स्ट पॉइंट डालेंगे और यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम O टू A, मतलब O से लेकर के A तक में क्या चीज है वो आपको यहाँ पे लिखना है, फ्रॉम O टू A। और इसमें लिख लेना है ग्राफ shows that stress is proportional to strain। ठीक है, यानी कि हुक्स लॉ को फॉलो कर रहा है, दैट इज इट फॉलोज हुक्स लॉ। ये हुक्स का ही लॉ है कि स्ट्रेस स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल होता है। तो O से A तक में बॉडी इलास्टिक बिहेवियर शो कर रही है और हुक्स लॉ को फॉलो कर रही है। और हुक्स लॉ वैसे भी विद इन इलास्टिक लिमिट होता है, हुक्स लॉ में लिखवाया था डिफिनीशन में, विद इन द इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो यहाँ पे O से A तक में आपको स्ट्रेस स्ट्रेन एक दूसरे के प्रोपोर्शनल में मिल रहे हैं, यानी हुक्स लॉ है। समझ में आ गया बेटा बात? यस सर। अब सेकंड बात लिखते हैं। सेकंड कहां से चलेंगे हम लोग? A से लेकर के B तक। तो नेक्स्ट A to सेकंड B। लिखेंगे फ्रॉम A टू B। A टू B रीजन में क्या शो हो रहा है? तो यहां पर लिखेंगे इन दिस रीजन बॉडी shows elastic behavior, body shows elastic behavior, but stress
is not proportional to strain, is not proportional to strain। ठीक है, बी ए से लेकर के बी तक में बॉडी इलास्टिसिटी तो शो कर रही है, यहां भी इलास्टिसिटी है बॉडी के अंदर, लेकिन यहां पर अभी तक ग्राफ स्ट्रेट लाइन में नहीं बना था, सीधे नहीं बना था, तो इसका मतलब यहाँ पे हुक्स लॉ फॉलो नहीं हो रहा है, और हुक्स लॉ नहीं फॉलो हो रहा है तो इसका मतलब स्ट्रेस स्ट्रेन एक दूसरे के प्रोपोर्शनल नहीं है। ठीक है, यानी कि ओ से ए से बी, यहां तक बॉडी में अभी भी इलास्टिसिटी है। ठीक है, और जो बी पॉइंट है, बी पॉइंट से बॉडी की इलास्टिसिटी खत्म हो गई है, तो यहां पे लिखेंगे एट पॉइंट बी, इसी में लिख लेंगे एट पॉइंट बी बॉडी लूजेज इट्स इलास्टिसिटी। बॉडी क्या कर रही है, अपनी इलास्टिसिटी को खत्म कर देती है। उसके बाद भी हम बॉडी में स्ट्रेन प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो फिर बी से सी रीजन में पहुंचेंगे, फिर सी से डी में पहुंचेंगे, डी से ई में पहुंचेंगे। अब जब बॉडी में इलास्टिसिटी खत्म हो गई, उसके बाद भी बॉडी में हम फोर्स लगा के खींच रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि बी से सी में जाने में बॉडी प्लास्टिक बिहेवियर शो करने लगेगी। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट लिखेंगे फ्रॉम बी टू सी, फ्रॉम बी टू सी, इसमें लिखेंगे इन दिस रीजन बॉडी अटेन्स प्लास्टिसिटी, बॉडी अटेन्स प्लास्टिसिटी। बी से सी रीजन में क्या हो रही है, बॉडी परमानेंटली प्लास्टिक होने जा रही है। ठीक है, अभी तक इलास्टिसिटी था बी तक, बी के बाद उसमें बॉडी में प्लास्टिसिटी आने लगी है, तो मैंने लिख दिया इन दिस रीजन बॉडी अटेन्स प्लास्टिसिटी। सर एंड हाँ बेटा, सर मीन्स इसका ये हुआ कि अगर हमने छोड़ दिया जैसे ये पूरा फोर्स, तो मतलब हाँ। अपनी ओरिजिनल डायमेंशन में नहीं आएगी? नहीं, बी तक आ जाएगी, जब यस बी सर। तक है तो यहाँ तक आ जाएगी, बी के बाद फिर अपने ओरिजिनल पोजीशन पर नहीं आएगी। जी सर। In this region, body attains plasticity, and at point C, good morning, and at point C, body gets permanent setup, परमानेंट सेटअप मतलब अब वो परमानेंटली हमेशा के लिए पॉइंट सी पर अब क्या हो चुकी है, प्लास्टिक हो चुकी है। अब वो अपने ओरिजिनल पोजीशन पर कभी वापस नहीं आ सकती जब पॉइंट सी तक पहुंच जाएंगी। ठीक है, अब सी से डी तक में अब बॉडी प्योर प्लास्टिक हो जाएगी, पूरी तरीके से प्लास्टिक हो जाएगी, क्योंकि पॉइंट सी पर पहुंचने पर बॉडी ने पूरी तरीके से प्लास्टिक बिहेवियर अटेन कर लिया है। और सी से डी तक के रीजन में अगर हम लोग स्ट्रेन प्रोड्यूस भी करेंगे, उस समय बॉडी पूरी तरीके से प्लास्टिक बिहेवियर शो करेगी, पूरी तरीके से फुली प्लास्टिक। ठीक, तो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे फ्रॉम, फोर्थ पॉइंट है फ्रॉम सी टू डी। फोर्थ पॉइंट है फ्रॉम सी टू डी। इसमें लिख लेंगे इन दिस रीजन बॉडी शोज ए प्योर प्लास्टिक बिहेवियर, a pure plastic behavior, and at point D, body loses its plasticity,
पॉइंट डी पर आने पर बॉडी क्या कर देगी, अपनी प्लास्टिसिटी को भी खत्म कर देगी। फिर से लिखवा दो इसको। इन दिस रीजन बॉडी शोज ए प्योर प्लास्टिक बिहेवियर एंड एट पॉइंट डी बॉडी लूजेज इट्स प्लास्टिसिटी। बॉडी की जो प्लास्टिसिटी है वो भी वहां पर खत्म हो जाएगी। तो फिफ्थ पॉइंट में प्लास्टिसिटी भी खत्म हो चुकी है, तो अगर बॉडी में और स्ट्रेन प्रोड्यूस करेंगे तो वहां से क्या हो जाएगा, बॉडी टूट जाएगी। तो फिर नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट लिखेंगे फ्रॉम डी टू ई। इसमें लिखेंगे इन दिस रीजन, if we further produce strain, then body will break at point E, and this point is known as failure point। इस पॉइंट का क्या नाम देंगे हम लोग, फेल्योर पॉइंट। अब बेटा So what this point is known as? फेल्योर पॉइंट या ब्रेकिंग पॉइंट। इस पॉइंट का नाम होता है फेल्योर पॉइंट, फ्रैक्चर पॉइंट, फेल्योर पॉइंट, ब्रेकिंग पॉइंट, कुछ भी कह सकते हैं इसको। सर हाँ बेटा। सर यहाँ पे जैसे स्ट्रेन प्रोड्यूस करने के लिए हमें मास की सर स्ट्रेस मतलब ऐसे कंटिन्यूस सर हम मास देते रहेंगे उसको स्ट्रेन प्रोड्यूस करने के लिए। हाँ तो सर डी से ई में भी देंगे क्या देंगे, मास। अरे सर स्ट्रेस देंगे। हाँ तो जब डी में उसने अपनी इलास्टिसिटी खत्म कर दी, अब डी के बाद अगर हम उसमें और स्ट्रेन प्रोड्यूस करेंगे तो फिर वो वहां पे क्या हो जाएगा, ब्रेकिंग पॉइंट आ जाएगा, टूट जाएगी बॉडी वहां से। जी सर। हो गए बेटा ये। इसके बाद अब नेक्स्ट है आपका इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्ट्रेच्ड वायर। किसी वायर को हमने स्ट्रेच किया है तो उसके अंदर कितनी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होगी ये हमको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो जब किसी वायर को हम लोग खींचना शुरू करेंगे तो पहले उसमें जीरो फोर्स था, इनिशियली फोर्स कितना होगा, जीरो। फिर फोर्स बढ़ाते बढ़ाते हम कैपिटल एफ फोर्स तक ले गए, तो एवरेज जो फोर्स होगा जो लग रहा होगा, एवरेज फोर्स अप्लाइड ऑन द वायर इज इक्वल टू, शुरुआत में जीरो था लास्ट में एफ हो गया अपॉन 2। तो एवरेज फोर्स जो निकल के आएगा वो F/2 लिखेंगे, ये एवरेज फोर्स है। एक्सक्यूज मी सर, आपकी स्क्रीन पॉज है। नहीं बेटा स्क्रीन पॉज नहीं है। ओके सर, नो प्रॉब्लम। दिख रहा है कि नहीं,
बाकी लोगों को दिख रहा है? यस सर, दिख रहा है। अबराल उमर? यस सर। यस सर। ओके अबराल, हमने यहाँ पे 0 + f/2 क्यों किया है? शुरुआत का 4 0 था, गुड, फिर 2 से क्यों डिवाइड किया है? एवरेज निकालने के लिए। तो इनिशियल फोर्स फाइनल फोर्स दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दिया, तो जो एवरेज फोर्स हमने अप्लाई किया है वो आ जाएगा आपका f/2। ठीक है, अब मान लो इस एवरेज फोर्स f/2 लगाने से जो स्ट्रेच हुआ है वायर, उसकी जो लेंथ है स्ट्रेच्ड वायर की, वो ΔL बढ़ गया है वायर। ठीक है, तो उस ΔL इंक्रीज करने में कितना वर्क डन हुआ है वो हम फाइंड कर लेते हैं। वर्क डन टू इंक्रीज द वायर थ्रू लेंथ ΔL लेंथ बढ़ाने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा? तो W = एवरेज फोर्स इनटू इंक्रीज इन लेंथ। ठीक है, वर्क डन का तुम्हें फॉर्मूला पता ही है, वर्क डन = द फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? ΔL के बराबर, और फोर्स कितना लग रहा है? f/2। तो ये हो जाएगा W = f/2 इंटू ΔL। ठीक है, अब वॉल्यूम से डिवाइड कर दो वायर के, और वायर के वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो। तो W = यहाँ पे लिख सकते हैं 1/2 इंटू फोर्स अपॉन AL। AL मतलब वॉल्यूम, एरिया इंटू लेंथ, इंटू ΔL इंटू AL, मतलब AL से मल्टीप्लाई किया, AL से डिवाइड किया है, वॉल्यूम से मल्टीप्लाई किया, वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया है। ठीक है, तो अब यहाँ पे इतना मिला के ये एक टर्म बन जाएगा f/A, और एक टर्म यहां से मिला के बन जाएगा ΔL/L। तो ये आपका हो जाएगा स्ट्रेस, और ये हो जाएगा स्ट्रेन, और ये हो जाएगा वॉल्यूम। तो वर्क डन आपका आ जाएगा W = हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम, इतना आ जाएगा। ये वर्क डन का फॉर्मूला आ जाएगा हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। ठीक है, अब यही वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। इस बात को भी यहाँ पे लिख देते हैं, दिस वर्क डन will be in form of elastic potential energy, in form of elastic potential energy। लिख लिया? और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग डिनोट करते हैं U से। तो U = आ गया हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। ये फॉर्मूला बनेगा। अभी अगर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम निकालना हो तो एनर्जी को यहां से डिवाइड कर दो। तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम स्मॉल u = U अपॉन वॉल्यूम। ये हो गया एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो ऊपर से ये वॉल्यूम से ये वॉल्यूम कैंसिल हो जाएगा, तो स्मॉल u की वैल्यू आ जाएगी आपकी हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। ये आ जाएगा आपका एक फॉर्मूला। इसको यंग्स मॉडुलस के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इसी फॉर्मूले को। U = हाफ इंटू
यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन का स्क्वायर, ये यंग्स मॉडुलस के फॉर्म में आएगा। गुड मॉर्निंग भैया। ठीक है, ये यंग्स मॉडुलस के फॉर्म में आ जाएगा। सर हाँ बेटा। सर ये वाला स्टेप बता दीजिए, W बराबर हाफ इंटू एफ बाई एल इंटू डेल्टा एल इंटू ए एल, यहाँ से। यहाँ पे ये वाला, यस सर। इसमें क्या किया है, वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया है और वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दिया है। जो वर्क डन यहाँ पे आया था F/2 इंटू डेल्टा एल, तो F/2 ये 1/2 लिखा हुआ है और F इंटू डेल्टा एल ऊपर लिखा है और वॉल्यूम से डिवाइड किया, वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो ये जो F/A है ये स्ट्रेस बन गया और डेल्टा एल अपॉन एल स्ट्रेन बन गया, उसी को मैंने यहाँ पे लिख दिया। और AL आपका वॉल्यूम है, तो यहाँ पे ये बन जाएगा हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। हो गया बेटा। नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे पॉइजन्स रेशियो। नेक्स्ट है आपका पॉइजन्स रेशियो। तो इसमें लिख लेना है इट इज डिफाइंड एज longitudinal stress to the lateral strain it is denoted by sigma। ठीक है, तो सिग्मा इज इक्वल टू आ जाएगा आपका लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लेटरल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, और लेटरल स्ट्रेन हो जाए चेंज इन डायमीटर अपॉन ओरिजिनल डायमीटर, क्योंकि फोर्स लगाने से जब वायर खींचेगा तो उसके डायमीटर में भी चेंज आएगा। ठीक है, तो डायमीटर हमेशा कम होगा जब वायर स्ट्रेच किया जाएगा, तो यहाँ पे साइन माइनस का लगा लें, तो सिग्मा इज इक्वल टू बन जाएगा आपका F/A इंटू डी अपॉन डेल्टा डी। ठीक है, ये सिग्मा का फॉर्मूला आ जाएगा, मतलब पॉइजन्स रेशियो इसको कहा जाता है। Excuse me, sir. Why we have हाँ taken बेटा, minus? माइनस इसलिए लिखा है क्योंकि देखो मान लो जैसे ये वायर है, अब जब इस वायर की अभी डायमीटर D है, सपोज दैट अभी डायमीटर कितना D, अब जब इसको खींचेंगे तो खींचने से क्या होगा, भी वायर पतला होगा कि इतना ही मोटा बना रहेगा। सुबी, वायर पतला होगा, पतला होने का मतलब उसका डायमीटर कम हो रहा है, तो डायमीटर कम हो रहा है इस वजह से साइन क्या लगा देंगे, माइनस का। ठीक है, इसीलिए सिग्मा इज इक्वल टू आ गया FD अपॉन A इंटू डेल्टा डी। क्लियर? ये है आपका पॉइजन्स रेशियो। ठीक है, अब आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अब